So, welcome everyone. In this session, we will discuss about the motion chapter, class 9th, motion. You know what is the motion? जब मोशन स्टार्ट करते हैं तो क्या आपके दिमाग में आता है? सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है मोशन के बारे में? जैसे ही आपको कोई बोलता है मोशन, व्हाट इज द मोशन? चैप्टर का नाम आपका 9th में मोशन दे रखा है, तो कोई बोले मोशन तो आपके बारे में दिमाग में आता है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, मूव कर रहा है विद द टाइम, मीन्स इट्स चेंज इट्स पोजिशन विद द टाइम, दैट इज द मोशन. बट दिस डेफिनेशन इज ऑलवेज नॉट करेक्ट. ये हमेशा करेक्ट नहीं हो सकती. इफ टू पर्सन रनिंग पैरेलल, दो आदमी एक साथ एक ही पैरेलल लाइन पे मूव कर रहे हैं विद द सेम स्पीड, देन व्हाट विल हैपन? इफ वन पर्सन ऑब्जर्व अदर पर्सन सीम्स दैट अदर पर्सन इज ऑन रेस्ट. बिकॉज क्यों, ऐसा क्यों लगता है? जब दो पर्सन एक ही साथ मूव कर रहे हैं, एक ही स्पीड से मूव करते हैं पैरेलल ट्रैक पे कर रहे हैं, एक पर्सन दूसरे को देखता है तो क्या लगता है कि दूसरा उसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में ही है, उसके साथ साथ मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जैसे दो ट्रेन है पैरेलल ट्रैक पे जा रही है, दोनों में दो पर्सन बैठे हुए हैं, दोनों एक साथ ट्रेन मूव करते तो और एक ही स्पीड में ट्रेन है, तो वो उनको लगेगा दोनों ट्रेन किस में है? रेस्ट में है, क्योंकि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पोजिशन चेंज नहीं हो रही है. तो यहाँ पे जब मोशन और रेस्ट को डिफाइन करना है तो हमारे पास ऑब्जर्वर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशन कहाँ से ले रहा है. और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि किसके रेफरेंस में हम लोग बात कर रहे हैं. जैसे अभी हम लोग, अगर आप क्लास में बैठे हो, आपको लगता है कि यू ऑल आर इन रेस्ट, ऐसा लगता है, बट एक्चुअली दिस डेफिनेशन ऑफ मोशन एंड अनदर पार्ट दैट इज रेस्ट, ये दोनों डिपेंड करता है आपका ऑब्जर्वेशन पे और फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे. अगर कोई पर्सन बोलता है रेस्ट के अंदर, तो इसका मतलब वो उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट के अंदर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है. अगर मैं यहाँ अर्थ पे खड़ा खड़ा अगर आपको देखता हूँ, आप बैठे हो अपनी सीट पे, दैट मीन्स यू आर इन रेस्ट. अगर मैं वहीं दूसरे प्लानट से आपको क्या करूँ, ऑब्जर्व करूँ, तो क्या होगा? दूसरे प्लानट के रेस्पेक्ट में अपनी अर्थ क्या कर रही है? मूव कर रही है. अपनी अर्थ क्या कर रही है? मूव कर रही है. तो उसके रेस्पेक्ट में जब मैं वहां दूसरे प्लानट से आपको ऑब्जर्व करूंगा, तो उसके साथ साथ हम भी क्या कर रहे होते हैं? मूव कर रहे होते हैं. दैट मीन सेम टाइम विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ वी आर इन रेस्ट, बट फ्रॉम द अदर प्लानट वी आर इन मोशन. सो टू डिफाइन मोशन एंड रेस्ट, what is the important thing, that is the observer, and second thing, that is the reference point with respect to whom we are approaching the definition of motion and rest. If a object change its position, if a object change its position with time in the given frame, that means this is the motion. And if the object not change its position with the time in the given frame, that is the rest. वही क्या है? आपका रेस्ट है. ठीक है. तो आई थिंक ये बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि जब आप मोशन पढ़ते हो, रेस्ट पढ़ते हो, तो आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि ऑब्जर्वर कौन है. ऑब्जर्वर कौन है, कि अगर एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, दैट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इन मोशन. अगर उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, दैट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इन रेस्ट. जैसे हम लोग दो पैरेलल ट्रैक पे पैरेलली एक साथ क्या करते हैं, रनिंग करते हैं, तो अपने साथ वाला जो पर्सन है, अगर मैं ऑब्जर्वर हूं और वो मेरे लिए ऑब्जेक्ट है, तो वो पर्सन मेरे रेस्पेक्ट में कोई भी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है. इसका मतलब ये पर्सन मेरे लिए किस में हुआ? रेस्ट में हुआ. यही अगर इसी पर्सन को कोई दूसरा पर्सन जो गार्डन में बैठा हुआ देख रहा है, तो उसके लिए हम दोनों किस में हो गए? मोशन में हो गए. किस में हो गए? मोशन में हो गए. तो ऑब्जर्वर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑब्जर्वर कहाँ से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, उसके रेस्पेक्ट में उस पर्सन की या उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है. तो ये चीज़ अपने पास इंपॉर्टेंट है. 8th क्लास तक आपने पढ़ लिया होगा कि मोशन मतलब मूव कर रहा है टाइम के साथ, तो मोशन हो गया. रेस्ट मतलब टाइम के साथ मूव नहीं कर रहा है, तो वो रेस्ट हो गया. अब यहाँ पे आपको ध्यान देना जरूरी है कि एक्चुअल मोशन और रेस्ट का क्या मतलब है. These two are relative word and these two words are depend on the observation. किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जर्वेशन डिपेंड करता है. एंड सेकेंड, दिस इज डिपेंड ऑन दी, किस पे डिपेंड करेगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, कि किसके रेफरेंस पे बात कर रहे हैं. सो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डिफाइन
मोशन एंड रेस्ट। तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मोशन और रेस्ट क्या होता है। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट पोजीशन विद द टाइम इन गिवन फ्रेम that is known as the motion, and when object not change its position with the time in given frame that is known as the rest. This is the basic concept behind motion and rest. Now we'll discuss different kind of motion: uniform motion, non-uniform motion. Uniform motion and non-uniform motion. Non-uniform motion. What do you mean by uniform motion? What is uniform motion? Uniform motion क्या होता है? When object move with a constant speed, or we can say if an object cover equal distance in equal time interval. If an object cover equal distance in equal time interval, that is known as the uniform motion. And if a object not cover equal distance in equal time interval, that is known as the non-uniform motion. इसको हम लोग बोलेंगे non-uniform motion. जब object same time के अंदर same distance cover करता है, that is the uniform. If object not cover same distance in the same time interval, that is known as the non-uniform motion. These two are the type of the motion, uniform and non-uniform motion. अब अगर इसको हमें डीपली समझना है तो इसके लिए बेसिक टर्मिनोलॉजी हमें समझनी पड़ेगी मोशन की, जो हमारी शुरू होती है सबसे पहले चैप्टर के अंदर। दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती है, वो हमें डिस्कस करनी है। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी to define motion with direction and without direction. उसके अकॉर्डिंग हम लोग दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं। वन दैट इज वेक्टर, अनदर वन दैट इज स्केलर। एक आपकी वेक्टर है, एक आपकी स्केलर है। ठीक है, तो वेक्टर कौन सी होती है, स्केलर कौन सी होती है, पता है? वेक्टर होती है जिसके अंदर डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस होता है, साथ साथ में उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है। दैट इज द वेक्टर, दैट मीन्स डायरेक्शन हैज इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस वन। स्केलर दैट इज ओनली मैग्नीट्यूड, देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ द डायरेक्शन। सो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी which has direction as well as magnitude, direction as well as magnitude, जिसके अंदर दोनों वेल डिफाइन है, दैट इज द वेक्टर। एंड ऐसी क्वांटिटीज ओनली मैग्नीट्यूड इज डिफाइंड, ओनली मैग्नीट्यूड ये डिफाइन है, इसको क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की जो होती है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, वो हमारे लिए मोशन में इंपॉर्टेंस हो जाती है कि वेक्टर के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे, स्केलर के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहीं से हम लोग डिफाइन करेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन, ऑल थिंग देयर आर डिपेंड ऑन द वेक्टर एंड स्केलर। सो फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। Distance and displacement. You know what is the distance? Distance, and second thing is displacement. Distance and displacement. Distance क्या होता है, displacement क्या होता है, ये चीज हमें समझनी है। तो you know what is the distance? Distance क्या है? तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। यहां पे एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है यहां पर बी, ये दो पॉइंट आपको दे रखे हैं। एक पर्सन को ए से बी रीच होना है, कहां से कहां जाना है, ए से बी जाना है, तो वो अलग अलग पाथ को फॉलो कर सकता है। ए से बी जाने के लिए नहीं कर सकता, बताओ, अलग अलग पाथ को फॉलो कर सकता है। एक पाथ तो ये डायरेक्ट ऐसे जा सकता है, दिस इज द पाथ वन। दूसरा ये ऐसे भी जा सकता है, दिस इज द पाथ टू। और तीसरा ये ऐसे भी तो मूव कर सकता है, कोई इसको मना नहीं करने वाला, ये पाथ थ्री। यहाँ पे तीन अलग अलग पाथ आपको दिख रहे हैं, तीनों पाथ से ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, ए से बी रीच हो रहा है।
ए से बी रीच हो रहा है इन तीनों पाथ के अंदर। तीनों पाथ में फर्क क्या है फिर बताओ, कुछ फर्क दिख रहा है? कुछ फर्क नजर आ रहा है? तो यहां पे देखो, एक जो पाथ है उसके अंदर डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट है। एक स्ट्रेट लाइन पाथ में वो मूव कर रहा है और फिक्स डायरेक्शन में जा रहा है, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये भी क्या है? एक शॉर्टेस्ट पाथ है ये वाला। तो डिस्टेंस एक्चुअली क्या होता है, और ये तीनों के तीनों पाथ डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इनके अंदर पाथ 2 और पाथ 3 में डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसका मतलब ये स्केलर पाथ हो सकते हैं, और ये वाला डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस रखना, इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो डिस्टेंस होता है कि एक्चुअल पाथ लेंथ, ये क्या है? एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ टू रीच 1 point to another point, 1 point to another point। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो एक्चुअल पाथ है उसकी लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। एंड डिस्प्लेसमेंट, दिस पाथ P1 इज डिस्प्लेसमेंट, मीन्स इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। तो डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ टू रीच 1 point to another point, 1 point to another point। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। अब यहां पे देखना है, तो इसका मतलब एक चीज हमें समझ में आनी चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह से क्या है? डिस्टेंस है। एक तरह से क्या है? डिस्टेंस है, बट दिस इज ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ईच डिस्प्लेसमेंट इज ए डिस्टेंस, ईच डिस्प्लेसमेंट इज ए डिस्टेंस, इज ए डिस्टेंस। अब यहां पे देखो, इसके अंदर जब ग्राफ को हम ऑब्जर्व करते हैं, डायग्राम को ऑब्जर्व करते हैं, हमें क्या दिखता है? जो डिस्टेंस है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या आ रही है आपकी? या तो ज्यादा है और या इक्वल है। इस पाथ में देखें, पाथ P2 और P3 के अंदर डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कम है। और पाथ P1 के देखें, P1 भी एक डिस्टेंस भी है और एक डिस्प्लेसमेंट भी है, इसका मतलब दोनों इक्वल भी है। तो इससे हमें क्या दिखता है कि डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये आपको ध्यान रखने लायक चीज है। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। दैट मीन्स रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट हमेशा 1 से क्या होगा? बड़ा होगा। और इसको अगर रिवर्स में लिख दे आपके, इसको किस में लिख दे? इसके रिवर्स में लिख दे कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, तो वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगा। वो हमेशा 1 से क्या होगा? छोटा होगा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस हमेशा 1 से क्या होगा? छोटा होगा। और डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट हमेशा 1 से बड़ा होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहां से अगर हम देखें तो डिस्टेंस के अंदर डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। दैट मीन्स डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ये आपकी है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब यहां पे देखो, डिस्टेंस जो हो वो हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि अगर पर्सन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक रीच हो रहा है तो कुछ ना कुछ पाथ लेंथ तो वो लेगा ही लेगा। कुछ ना कुछ पाथ लेंथ लेगा, मतलब वहां पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी। लेंथ हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, या आपकी हमेशा क्या रहती है? ऑलवेज पॉजिटिव रहती है। डिस्प्लेसमेंट जो आपका है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड जीरो भी हो सकता है।
डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता। अब बोले कैसे होगा, पूछ ले। तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ऐसे, जिसकी रेडियस है आर। रेडियस कितनी है इसकी, आर। पर्सन ने यहां से ए से जर्नी स्टार्ट की, ए से जर्नी स्टार्ट की, वापस ए पे ही आ गया। तो यहां से यहां तक जो पाथ लेंथ है वो तो रहेगी रहेगी, पाथ लेंथ तो रहेगी। तो दैट मीन्स डिस्टेंस, डिस्टेंस इसमें कितना होगा, डिस्टेंस इक्वल टू होगा सरकमफ्रेंस। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस की वैल्यू क्या होती है सर्कल की, 2πr। बट डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे इस केस के अंदर, डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि जहां से स्टार्ट किया वापस वहीं पे आ गया, जहां से स्टार्ट किया वापस यहीं पे आ गया। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। दूसरा केस इसी के अंदर लें, ए से स्टार्ट किया ऑब्जेक्ट ने, बी पे आया, कहां पे आया, बी पे आया। अब यहां देखो, अगर इस पाथ लेंथ की बात करें तो यहां से यहां तक ये पाथ है, तो इसके अंदर डिस्टेंस देखेंगे, इसके अंदर डिस्टेंस आपकी सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस है, दैट इज द पाई आर। वो किसके इक्वल है, पाई आर के इक्वल है, पाई आर। पर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे वो किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका यहां से यहां तक, दैट इज द डायमीटर, वो किसके इक्वल आपका, डायमीटर के इक्वल है, दैट इज द 2r। अब यहां से ऑब्जर्व करो, पाई का होता 3.14 आर। अब यहां पे देखो डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, ज्यादा क्या आपका डिस्टेंस, तो ये हमने पढ़ा डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या रहता है, ज्यादा रहता है। अब एक केस हो रहा था कि सर नेगेटिव कब होगा, या आपने बता दिया कि जीरो हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम होता है, ये भी चीज समझ में आ गई। नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, वो वाला केस कौन सा होगा, तो वो वाला केस भी हम समझ लेते हैं। यहां पे देखिए हमारे पास रेफरेंस पॉइंट हम लोग लेते हैं, लेट यहां पे ये आपका जीरो है, ओरिजिन का पॉइंट है, इधर वाली डायरेक्शन है प्लस की 20, प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन, और इधर की डायरेक्शन है नेगेटिव डायरेक्शन। अब क्या होता है, एक पर्सन जो है इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में जाना शुरू होता है, लेट फॉर द 20 मीटर पॉइंट ए तक गया, 20 मीटर पॉइंट ए तक गया, देन ए टू बी आया वापस से, ए टू ओ आ गया पहले, ए टू ओ सेकेंड स्टेप इसका हुआ, देन ए टू बी गया, एंड दिस बी पॉइंट एट 40 मीटर इन दिस डायरेक्शन। अगर अब आपको यहां पे पूछे कि व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड नेट डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट, तो नेट डिस्प्लेसमेंट ये वाली पोजीशन आपकी ओरिजिन थी, जहां इसकी शुरुआत की पोजीशन थी, इधर वाली डिस्टेंस किस में लेनी पड़ेगी हमें, नेगेटिव में। तो अब अपने पास नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट तो कितना हुआ इसका, माइनस का 40 मीटर, नेगेटिव हो गया कि नहीं हो गया इस डायरेक्शन में। अगर इसी में डिस्टेंस निकालनी है तो कैसे निकालोगे, इसी में डिस्टेंस अगर निकालने तो देखो, पहले इधर आया 20 मीटर, देन वापस 20 मीटर इधर गया, तो 20 और 20 और देन ये 40 मीटर, सब के सब डायरेक्शन के बिना ऐड होंगे, मतलब बिना साइन ऐड होंगे, तो कितना हुआ, 20 पहली जर्नी, देन 20, देन 40, कितना हो गया हमारे पास, 80 मीटर। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस ज़्यादा आ रही है, पर डिस्प्लेसमेंट किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, क्योंकि डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है, डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है। तो ये बेसिक फिनोमिना हो गया आपका किसका, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का, किसका, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगी, दैट मीन्स डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और इसका रेसिप्रोकल दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। Distance is a scalar quantity, displacement is a vector quantity. Distance always positive, displacement may be positive, negative और जीरो। ठीक है, अब हमारे पास दोनों की ऐसा यूनिट, दोनों को मेजर करने का ऐसा सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर यूनिट क्या है, दोनों किस में मेजर करते हैं, दैट इज द मीटर। तो ऐसा यूनिट क्या है फॉर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। दोनों को हम लोग मीटर में
मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हो गया हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। आई थिंक इसके अंदर कोई दिक्कत अब आपको होनी नहीं चाहिए कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसको हम लोग एक दूसरे से कैसे अलग करते हैं। ठीक है, पहले हमने पढ़ लिया मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। अब हमारा टॉपिक जो आता है अगला, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है। तो ये दोनों जो वर्ड है, एक आपका रिलेटेड होगा डिस्टेंस के साथ, दूसरा आपका रिलेटेड होगा डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो यहां से आपको पता चलना चाहिए कि जो क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होगी वो कौन सी होगी, वेक्टर, और जो डिस्टेंस से रिलेटेड होगी वो कौन सी होगी, स्केलर। तो दैट मीन्स स्पीड जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, और ये कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर। तो स्पीड के अंदर हमारे डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वेलोसिटी में हमारे डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस रहेगा। ठीक है, अब स्पीड होता क्या, डिफाइन करना है, बेसिक डेफिनेशन अगर देनी है आपको तो क्या है डेफिनेशन बेसिक, इसकी सबसे बेसिक डेफिनेशन है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, दैट मीन्स स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हम लोग लिख सकते हैं। एंड वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, that is the velocity, rate of change of displacement, that is the velocity. तो velocity equal to displacement upon time, displacement upon time। तो v equal to x upon t, v equal to x upon t आपका रहता है। दोनों चीजों को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैसे मेजर करेंगे, सॉरी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मीटर मेजर करते हैं, स्पीड और वेलोसिटी किसमें मेजर करेंगे। तो एसआई यूनिट जो है दोनों की मेजर करने की वो क्या है, एसआई यूनिट, दैट इज मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। पर इसके साथ साथ एक अनदर यूनिट भी यूज होती है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, दैट इज किलोमीटर पर आवर। कौन सी यूज होती है, किलोमीटर पर आवर। ऊपर ऐसा ही नहीं है, वो प्रैक्टिकल यूनिट हम लोग इसको बोल सकते हैं। एक अदर यूनिट यूज होती है, अदर के अंदर हम बात करें तो वो होती है किलोमीटर पर आवर। तो इन दोनों को रिलेट करना भी आपको आना चाहिए कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको याद रखना, देखो जैसे अगर मुझे बात करें किलोमीटर पर आवर को, किलोमीटर पर आवर को मुझे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड के अंदर। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। कितना होता है, 1000। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1000। और 1 आवर के अंदर सेकंड में कन्वर्ट करना, तो 1 आवर के अंदर मिनट 60 एंड 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60, 60 इंटू 60। तो इसका क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 सेकंड्स क्या 5 आया, 2 सेकंड के यहाँ पे 3 आया, तो कितना आया यहाँ पे 5/18 मीटर पर सेकंड। दैट मीन्स ये 1 किलोमीटर पर आवर था, तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। तो अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, देन मल्टीप्लाई बाय 5/18 टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड, इनटू मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय 5/18। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18। यही अगर आपको दूसरा उल्टा करना है कि मीटर पर सेकंड गिवन है, 1 मीटर पर सेकंड गिवन है, इसको आपको किलोमीटर पर आवर में लेके आना है। किलोमीटर पर आवर में लेके आना, तो कैसे लेके आओगे, यहां पे आपके पास मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000। सेकंड को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय
3600, तो वो ऊपर चला जाएगा, डिवाइड में है तो पहले से उल्टा हो गया, क्या आएगा हमारे पास 18/5। तो 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू कितना आएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, टू कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय 18/5। 18/5 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ गई बात कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है देन मल्टीप्लाई बाई 18/5, मल्टीप्लाई बाई 18/5। ये कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, दोनों की ऐसा यूनिट तो क्या है, मीटर पर सेकंड। इसमें से स्पीड कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी है, और वेक्टर कौन सी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहां पे देखो, जैसे हमने पढ़ा कि डिस्टेंस जो होती है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, पढ़ा हमने, पढ़ा कि नहीं पढ़ा बताओ, पढ़ा। तो इसका मतलब यहां से एक चीज और आपको समझ में आनी चाहिए कि जिसका जिससे रिलेशन है, डिस्टेंस का रिलेशन किसका, स्पीड का, किसका है, स्पीड। तो स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी, ये भी होगा। ठीक है, स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी, दैट मींस स्पीड अपॉन वेलोसिटी, स्पीड अपॉन वेलोसिटी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे वेलोसिटी अपॉन स्पीड, वेलोसिटी अपॉन स्पीड दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, हमेशा 1 से कम होगा। इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि ये हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। ये क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो इसके साथ साथ आप इन दोनों का रिलेशन भी समझ लीजिए कि ये जो स्पीड है ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। तो जैसे हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पे ताकि चीजें क्लियर होगी। एक ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, हम मान लेते हैं यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है जिसकी रेडियस है आर, आर रेडियस है। पर्सन ने अपनी जर्नी स्टार्ट की पॉइंट ए से, और पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं वापस ए पे आ जाता है, रिटर्न बैक टू ए। तो बताओ इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट आपका हुआ 0। अगर इसको टाइम लगा, मान लीजिए टी, कितना टाइम लगा, ए पे वापस आ रहा है और टाइम लग रहा है इसको टी, तो इसकी वेलोसिटी तो कितनी होगी, वेलोसिटी क्या होगी बताओ। हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, अपॉन टी करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा, वेलोसिटी 0 होगी। अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मुझे बताओ यहां पे डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है इस सर्कल के अंदर, यहां से पूरा घूम के आ रहा है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। डिस्टेंस इक्वल टू तो क्या है आपका, डिस्टेंस आपका हो गया सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, दैट इज 2 पाई आर। देन स्पीड इक्वल टू आल्सो 2 पाई आर अपॉन टी, 2 पाई आर अपॉन टी, दिस इज द स्पीड, दिस इज द स्पीड। 2 पाई आर अपॉन टी आपकी क्या होगी, स्पीड होगी। तो ये बेसिक कंसेप्ट किसका हो गया, स्पीड का और वेलोसिटी का। स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। वेलोसिटी कौन सी है, वेक्टर। स्पीड हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। वेलोसिटी क्या हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, इसके बाद स्पीड हमेशा वेलोसिटी से ज्यादा होती है, स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी, दैट मींस स्पीड अपॉन वेलोसिटी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, वेलोसिटी अपॉन स्पीड दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। ये बेसिक कंसेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए। समझ में आ गई ये चीज कि बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना शुरू होता है स्पीड पे, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। और मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनता है आपका बनता है एवरेज स्पीड पे। किससे बनता है, एवरेज स्पीड पे बनता है। तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं। एवरेज स्पीड
इसका एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? ये हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम, ये आपका हो गया एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए पूरे पाथ को वापस रिटर्न कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, वेलोसिटी जीरो, एवरेज वेलोसिटी भी जीरो, पर एवरेज डिस्टेंस तो ऐसा होगा नहीं। अब हम लोग इसको समझते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि कैसे हम लोग निकालते हैं। फॉर्मूला ये याद रखना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसके अलावा कोई फॉर्मूला आपको इसमें ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस कराऊंगा मैं 3-4 इस बेस पे, जिससे चीजें क्लियर होगी। एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। एक पर्सन स्टार्ट करना जर्नी ए से जा रहा बी तक, ठीक है। कुछ डिस्टेंस जो है 5 मीटर पर सेकेंड से कर रहा है, हाफ डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड से कर रहा है। नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस जो है वो कर रहा है 7 मीटर पर सेकेंड से। अब आपको पूछ ले व्हाट इज द एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी क्या होगी इसके अंदर। फाइंड एस एवरेज। एस एवरेज क्या होगा पता करो। कैसे करोगे? तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कई लोग क्या करते हैं, सीधा सर 7 + 5 अपॉन 2 कर दो, 12 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। वहीं पे आपको नंबर मिल जाएगा जीरो। कितना मिल जाएगा? जीरो। क्यों मिलेगा पता है? कारण क्या है इसका? इसका क्या कारण है नंबर जीरो मिलने का? क्योंकि ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। तो हमारे पास एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। हमारे पास गिवन जो वो तो स्पीड गिवन है। क्या गिवन है? स्पीड। अब बताओ टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम कैसे निकालें? हम्म कैसे निकालेंगे बताओ? टोटल डिस्टेंस और टाइम कैसे निकालेंगे? तो यहां से हमारे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का फॉर्मूला हमें चाहिए। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे पास डिस्टेंस गिवन नहीं है, दिख रहा है, पर मेरे को सब दिख रहा है, टाइम भी दिख रहा है और डिस्टेंस भी दिख रहा है। एक्चुअली टोटल डिस्टेंस तो d/2 मतलब d/2 + d/2 कितना हो गया? d हो गया। तो टोटल डिस्टेंस आपको सीधा दिखना चाहिए, वो कितना है? d है। कितना है? d। टाइम निकालने के लिए पहले यहां से यहां तक का टाइम निकाल दो, देन यहां से यहां तक का टाइम निकाल सकते हैं। तो स्पीड गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, तो t1 कितना होगा बताओ? डिस्टेंस अपॉन स्पीड d/2, स्पीड कितनी है? 5, तो d/10 आ गया। कितना आ गया? d/10। ये आपको t2 पूछे तो t2 कितना होगा? स्पीड ये डिस्टेंस d/2, स्पीड 7, तो कितना हो गया? d/14। कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास टोटल टाइम भी आ गया, टोटल डिस्टेंस आ गई। टोटल डिस्टेंस d, टोटल टाइम t1 + t2, तो d/10 + d/14, तो क्या हो जाएगा? d कॉमन ले लीजिए, सब दोनों का एलसीएम आया कितना? सीधा 140 लिख दूं, कोई टेंशन नहीं 140 लिखने से भी। मल्टीप्लाई, तो इधर हो गया 14, इधर हो गया 10, ये d से d कैंसिल। अब बताओ क्या होगा? ये 140 ऊपर जाएगा, 140 अपॉन 24 हो गया। सोल्व कर लीजिए, कितना आएगा हमारे पास? 70/12। ये हम लोग लिखते हैं 35/6 मीटर पर सेकेंड। 35/6 मीटर पर सेकेंड आपका एस एवरेज आ गया। इस तरह से आपको निकालना है एवरेज स्पीड। एक कैसी हो गया? अब इसके अंदर एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं इसका। ये तो मैंने वैल्यू लेके कर लिया ताकि इजीली पहले समझ में आ जाए। एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर मान लीजिए हाफ डिस्टेंस v1 स्पीड से कवर कर रहा है, नेक्स्ट हाफ किससे कर रहा है? v2 स्पीड से कर रहा है, तो क्या एवरेज स्पीड होगी? यहां से जर्नी स्टार्ट की, यहां तक गया। फर्स्ट हाफ किससे कवर कर रहा है? d/2 स्पीड v1 के साथ, नेक्स्ट d/2 स्पीड v2 के साथ कवर कर रहा है। ठीक है, तो फाइंड एस एवरेज या v एवरेज बोल सकता क्या होगा? तो टोटल डिस्टेंस हमें पता है कितनी बेटा, इसमें टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी? d हो जाएगी।
अब T1 निकालना पड़ेगा, तो T1 क्या होगा, d/2 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, T2 क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये होगा नहीं होगा, टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा। तो एस एवरेज क्या होगा बताओ अपने पास अब, d टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, d/2v1 प्लस d/2v2। एस एवरेज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास बताइए, d नीचे से d/2 पूरे में से कॉमन ले लीजिए, 1/v1 प्लस 1/v2। d से d क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो एस एवरेज इक्वल टू d/2 एलसीएम आएगा दोनों कितना, v1 इंटू वी टू, ऊपर हो जाएगा v2 प्लस v1। d से d क्या हो गया, कैंसिल आउट। और जो नीचे थर्ड में होती है ये क्या जाएगी यहाँ पर, ऊपर पावर में चले, यहाँ चली जाएगी इसके अंदर। तो एस एवरेज d से d गया तो 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। यह आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बन गया। अगर ऑब्जेक्ट हाफ डिस्टेंस किससे कर रहा है, v1 से कर रहा है, और हाफ डिस्टेंस किससे कर रहा है, v2 से कर रहा है, तो जनरल फॉर्मूला क्या बन गया, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, दैट इज द एवरेज स्पीड। अगर इसी के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है इसी फॉर्म से कि पर्सन ए से बी जा रहा है, ए से बी जा रहा है और वापस बी से ए आ रहा है, यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, ठीक है। अब इसने बोल दिया जाने की जो स्पीड है वो आपकी v1 है, आने की स्पीड कितनी है, v2 है। देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी इसमें कितनी हो जाएगी, 0। एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। क्यों होगी पता है, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। अब डिस्टेंस तो 0 होगी नहीं, यहां से यहां तक जाने की डिस्टेंस d, वापस आने की डिस्टेंस भी d, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस आपका 2d हो जाएगा, ठीक है, d प्लस d 2d। टोटल टाइम निकालना तो t1 इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड d अपॉन v1, दूसरा टाइम क्या हो जाएगा, d अपॉन v2, वापस आने का d अपॉन v2। सब कुछ आ गया, फॉर्मूला वही लगाना, एस एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 2d अपॉन d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2। तो 2d नीचे से d कॉमन ले लीजिए, 1/v1 प्लस 1/v2, d से d क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये वापस ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये आपका आ जाएगा एस एवरेज। तो फॉर्मूला सेम बना नहीं बना बताओ, देखो चाहे हाफ डिस्टेंस का हो और चाहे इस v1 से a से b जा रहा है और b से वापस a से आ रहा है, तो दोनों में फॉर्मूला क्या बन रहा है आपका, सेम बन रहा है, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब यहीं पे एक क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के बनाता है और बच्चा ये फॉर्मूला रट्टा हुआ रखता है, वहीं पे नंबर 0 आ जाता है। अब वो क्वेश्चन क्या देता है कि भाई a से b जा रहा है, एक पर्सन a से b जाता है, कोई दिक्कत नहीं, a से b जा रहा है, इसने बोल दिया हाफ टाइम के लिए t/2 के लिए इसकी स्पीड है v1, नेक्स्ट t/2 के लिए इसकी स्पीड है v2। अब बोलेगा एवरेज बताओ। अब बच्चा तो हाफ आप का नाम सुनते पूरा क्वेश्चन तो पढ़ता नहीं है, अब इसने क्या दे दिया, हाफ टाइम दे दिया, और वो रटा रटा लिख देता है सर 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, वहीं पे नंबर आता है 0, और कंपटीशन में है तो आता है -1। कंपटीशन में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि बच्चा रटने में रटता है, बच्चा तो क्या करता है, रटता है, हम तो रटते हैं सर क्वेश्चन चेंज हो गया, हमें क्या पता क्वेश्चन चेंज कर दिया, क्वेश्चन चेंज होगा, फॉर्मूला तो वही लगेगा यहाँ पे भी। टोटल डिस्टेंस एस एवरेज की बात करें तो फॉर्मूला तो वापस वही लगेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस नहीं गिवन है यहाँ पे, गिवन है क्या, नहीं गिवन है, तो ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं d1 है, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं d2 है, मान सकते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू वेलोसिटी, तो v1 इंटू t/2 होगा कि नहीं होगा, d2 इक्वल टू क्या होगा, v2 इंटू t/2। टोटल डिस्टेंस कितना आएगा बताओ मेरे को, d इक्वल टू क्या आएगा, d1 प्लस d2, तो v1 इंटू t/2 प्लस v2 इंटू t/2, पूरे में से कॉमन क्या आ रहा बताओ, v1 प्लस v2 t/2 पूरे में से कॉमन आ गया, यह आपका डिस्टेंस आ गया। अब टोटल टाइम चाहिए, टोटल टाइम कितना निकालो बताओ, टोटल टाइम t/2 प्लस t/2 कितना हुआ, हाफ और हाफ पूरा हो गया। अब एवरेज निकालना है, तो कैसे निकालोगे एवरेज बताओ, फॉर्मूला तो वापस हमेशा वो यूज करना है, कौन सा यूज करना है, एस एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल
टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना बेटा, डी, और टाइम है टी। डी की वैल्यू क्या लिखेंगे, v1 प्लस वी टू इंटू टी बाई टू अपॉन टी। ये टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो क्या आएगा v1 प्लस वी टू अपॉन टू। ये फॉर्मूला किसके लिए बना, जब हाफ डिस्टेंस किससे कर रहा है, v1 से, और हाफ डिस्टेंस किससे कर रहा है, v2 से। तो ये बना क्या, नहीं, ये हाफ टाइम के लिए v1 है और नेक्स्ट हाफ टाइम के लिए v2 है। ये ध्यान देना, हाफ डिस्टेंस नहीं है क्या यहाँ पे, हाफ टाइम है, इस चीज का इंपॉर्टेंस है। बात समझ में आई। अब अपने पास एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसी बेस पे। एक ट्राइंगल ले लेते हैं, एक ट्राइंगुलर पाथ है, मान लेते हैं ऐसा, यहां पे एक ट्राइंगुलर पाथ है, ए से बी, बी से सी, सी से ए आ रहा है। यहां से यहां तक इसकी स्पीड है मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड, यहां से यहां स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड, यहां से यहां स्पीड है 7 मीटर पर सेकंड। अभी आपको पूछ ले एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी, तो कैसे निकालोगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल है मान लीजिए, कौन सा ट्राइंगल दिया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, इसकी साइड को मान लेते हैं ए, ये भी ए, ये भी ए। टोटल डिस्टेंस कितना होगा बताओ, तो ये हो जाएगा, वेरी गुड। टाइम निकालना पड़ेगा, तीन अलग अलग टाइम है, तो t1 इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो a अपॉन 5। t2 इक्वल टू कितना होगा, a अपॉन 6। t3 इक्वल टू कितना होगा, a अपॉन 7। टोटल टाइम निकालेंगे t इक्वल टू t1 प्लस t2 प्लस t3, तो कितना होगा a अपॉन 5 प्लस a अपॉन 6 प्लस a अपॉन 7। a कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 7। बताइए क्या होगा अब यहाँ पे, एलसीएम कितना आएगा इन सब का, ए, एलसीएम तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, अगर नहीं आता है तो क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 6 5 30, 30 इंटू 7 210। इसको 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 42, प्लस इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 35, 7 से करेंगे कितना आएगा 30। ये आपका तीनों को ऐड करो कितना आया 65 और 40 कितना हो गया 105 और 107, तो t इक्वल टू ए 107 अपॉन 210। सम देख लेना, सही तो आ रहा है सम, ठीक है। अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस है, तो एस एवरेज इक्वल टू क्या फॉर्मूला डालोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो ये जाएगा ऊपर, ए से कैंसिल हो गया, तो 420 अपॉन, नहीं नहीं सॉरी, ये 630 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गए 210 इंटू 3 कितना हो गया 630 अपॉन 107 मीटर पर सेकंड, आपका आंसर आ गया। इस तरह से निकाल, कोई दिक्कत नहीं ऐसे क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन लास्ट और कर लेते हैं, देन वी विल एंड अवर सेशन फॉर टुडेज। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, ए से बी ही जा रहा है वापिस से ऑब्जेक्ट, ठीक है। फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस कर रहा है v1 स्पीड से, नेक्स्ट 1/3 कर रहा है v2 स्पीड से, और नेक्स्ट 1/3 कर रहा है v3 स्पीड पे। देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड। अब एवरेज क्या होगा, इसके अंदर एवरेज क्या होगा, तो कोई दिक्कत है क्या बताओ, इसमें भी सेम तरीका हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी हमारे पास, d/3 प्लस d/3 प्लस d/3 मीन्स d हो गई। टाइम निकालना पड़ेगा, t1 इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, d/3 डिस्टेंस है, स्पीड v1 आ गया। t2 इक्वल टू क्या होगा, d/3 इंटू v2। t3 इक्वल टू क्या होगा, d/3 इंटू v3। कोई दिक्कत नहीं, टोटल टाइम निकाल सकते हैं। टोटल टाइम t इक्वल टू t1 प्लस t2 प्लस t3, तो t इक्वल टू क्या होगा, d अपॉन 3v1 प्लस d अपॉन 3v2 प्लस d अपॉन 3v3। कोई दिक्कत नहीं, तो t इक्वल टू d/3 कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3। तीनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में नहीं आता तो क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वेरिएबल की फॉर्म में है तो क्या लिख दें, v1 v2 v3, v1 v2 v3। v1 से डिवाइड करेंगे तो v2 और v3 बचेगा, तो यहां लिखेंगे v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2, ये बच गए। टोटल टाइम हमारे पास आ गया, टोटल डिस्टेंस हमारे पास है, तो एस एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस
डी अपॉन टोटल टाइम डी बाई 3 v1 v2 v2 v3 v1 v3 v1 v2 v3 डी से डी कैंसिल, 3 ऊपर चला जाएगा और ये भी ऊपर चला जाएगा। एस एवरेज कितना आएगा 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 v2 v3 v1 v3। So this is all about concept of average speed, all about concept of एवरेज स्पीड। तो ये पूरा कंसेप्ट दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि एवरेज स्पीड क्या होता है। एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड? जो आपकी गाड़ी की स्पीडोमीटर होता है ना, वो क्या करता है इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करता है। क्या होता है उसमें कि एट ए गिवन इंस्टेंट उसकी स्पीड क्या है, एट ए गिवन इंस्टेंट उसकी स्पीड क्या है, दैट इज नॉन एज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। पर वो इंस्टेंटेनियस हम लोग अभी 9th क्लास लेवल पर नहीं निकालेंगे, वो 11th 12th क्लास में निकालते हैं। तो वो कैसे 11th क्लास में यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कंसेप्ट। कैसे यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का कंसेप्ट। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन। आज के इस सेशन में हमने पूरा क्या पढ़ा, मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, देन वेलोसिटी एंड स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के क्वेश्चन हमने किए। नेक्स्ट सेशन हम लोग करेंगे एक्सीलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन और यूजेज ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बेस्ट पे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।